अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो ये ऑब्वियस बात है कि इधर पे प्लस चार्ज होगा और इधर पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और माइनस चार्ज पे क्या होती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं। तो ये बताइए, ये प्लस और ये माइनस इधर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ माइनस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज को ये माइनस वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस चार्ज को माइनस वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब इसको अट्रैक्ट करेगा ये, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, एफ इधर लगेगा, और एफ लगेगा कितना, ये Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये Q इंटू ई लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। ठीक है, तो और इस वाले पे माइनस है, इधर प्लस है, तो इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगेगा, F इक्वल टू QE इधर लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, इसकी वजह से ये इधर घूमेगा ऐसे, और इसकी वजह से ये इधर जाएगा ऐसे, सॉरी, तो क्लॉकवाइज एक जो है टॉर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो टॉर्क निकाला कैसे जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम टॉर्क निकालते थे तो इसमें देखिए दोनों फोर्स सिमिलर है। तो 10th ग्रेड में आपने पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ कपल, वहां पे पढ़ा होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कोई भी दो फोर्स, सेम फोर्स किसी एक बॉडी के कॉर्नर पे लगते हैं, तो उनमें से कोई एक फोर्स ले लिया जाता है और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच। तो देखिए अगर मैं दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको, इस पॉइंट को मैं ए, इसे बी कंसीडर करूँ, तो इस पॉइंट को सी करूंगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बीसी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है बीसी। ठीक है, तो बीसी को निकाल लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, और ये वाला तो 2a होता है इसकी लेंथ, तो साइन थीटा इक्वल टू बीसी अपॉन 2a, तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी, बीसी की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आई हमारी 2a साइन थीटा। अब हम बात करें टॉर्क एट ओ, ये ओ पॉइंट है, अगर हम बात करें टॉर्क एट ओ, तो वो ये कहता है एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी फोर्स ले लीजिए और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोई भी फोर्स ले लीजिए यानी Q इंटू E ले लीजिए और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 2a साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जरा, तो जो टॉर्क है वो ये आ गया। अब सिंस जो 2qa होता है, वो हमने बताया आपको हमेशा डाइपोल मूवमेंट होता है, तो टॉर्क हमारा निकल के आ जाएगा PE साइन थीटा। क्या निकल आएगा, PE साइन थीटा, ये टॉर्क निकल के आ जाएगा PE साइन थीटा। आप देख लीजिएगा, आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। 10th ग्रेड में आपने ऐसे पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, सेम फोर्स है दोनों, ये भी एफ है, ये भी एफ है, और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क सेम चीज होती है, इसी को हम टॉर्क भी कहते हैं, और ये होता है टेक एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी का एप्लीकेशन हमने जो है यहाँ पे किया, इसी का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आप लोग को? नहीं सर। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में लिखो जरा, सिंस सिंस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने 11th में भी जाना था। जब हम टॉर्क के ऊपर यहाँ वेक्टर लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है PE साइन थीटा, तो बताइए
साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है या डॉट प्रोडक्ट में आता है? अभी का बताओ, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में। इसलिए जो टॉर्क होगा आपका P क्रॉस E होगा। टॉर्क क्या हो जाएगा? P क्रॉस E हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एक चीज और समझा दें। हमने आपको पढ़ाया था कि जो A क्रॉस B होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप। और अगर मैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ले लूं, ठीक है, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा निकल के आ जाएगा। तो हमने आपको ये बताया था कि जो A क्रॉस B होता है वो बेसिकली ए बी, यानी कि हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इंटू एन कैप। तो कुल मिला के जहां पे साइन थीटा आ जाता है उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए जो टॉर्क वेक्टर है वो P क्रॉस E लिखा जा रहा है। इसीलिए तो ये ध्यान रखिएगा, जब हमें टॉर्क निकालना होगा तो P क्रॉस E निकालेंगे। ठीक है ना। अब जब P क्रॉस E निकालेंगे तो हमने आपको एक चीज यहाँ पे और बताई थी, आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए ये A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, ठीक है ना। और अब आपको अगर यहाँ पे A क्रॉस B की डायरेक्शन बतानी हो तो हमने कहा था राइट हैंड थंब रूल बनाते हैं। क्या बताया था? राइट हैंड थंब रूल। देखिए जरा कैसे राइट हैंड थंब रूल कैसे बताते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करना है इसमें, मैं एक बार बता रहा हूँ। तो हमने राइट हैंड थंब रूल की जब बात करी तो हमने कहा था ए को आप उंगलियों को आप ए पे रखो अपने हाथ को, और बी की तरफ बेंड करो, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ बताइए जब हम ए को अपनी फिंगर्स को जब ए पे रखेंगे, बी के तरफ टर्न करेंगे, तो बताइए थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? यहाँ देखिए ये है, अगर मैं इसको ए पे रखता हूँ, बी के तरफ टर्न करता हूँ, तो थंब कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं इसे बी पे रखूंगा और ए की तरफ टर्न करूंगा तो थंब नीचे चला जाएगा। तो इस वाले केस में, इधर वाले में, इसमें जो ए क्रॉस बी है वो कहाँ जाएगा? इन दोनों पे 90 डिग्री होगा और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऐसी होगी। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो बेसिकली ए और बी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। दोनों वेक्टर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या डाइपोल मोमेंट है, पी वेक्टर है, और ये आपका ई वेक्टर है अगर इधर, तो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर पे क्या परपेंडिकुलर, इधर भी और इधर भी, इन दोनों वेक्टर पे 90 डिग्री पे टॉर्क होगा। ठीक है ना, इन दोनों पे कहा 90 डिग्री पे टॉर्क होगा। इसीलिए जितनी भी कार है, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, उसकी एक्सेल के अलोंग टॉर्क होता है, उसकी एक्सेल के अलोंग टॉर्क होता है। ठीक है ना। उसके एक्सेल के अलोंग टॉर्क क्यों होता है हम जब 11th ग्रेड बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। Yes, sir. अब देखिए, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो टाइप है। केस वन लिखिए, केस वन, केस वन। देखिए केस वन में क्या है, आपने देखा कि टॉर्क इक्वल टू है पी साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या है? पी साइन थीटा। तो जब टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा तो मैं करूं फॉर टॉर्क मैक्स, फॉर टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम के लिए आपका थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो टॉर्क हमारा निकल के आ जाएगा P इंटू ई, यानी ये, यानी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पीई होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पीई और माइनस पी सेम थिंग होती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी? पीई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो थीटा है, हेंस जो थीटा है आपका वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, और थीटा होता क्या है बेसिकली? थीटा होता है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बीच का। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो आपका डाइपोल है, यहाँ पे जो आपका क्या डाइपोल है, ये
ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री होगा ऐसे। यानी इस कंडीशन में जब डाइपोल रखा होगा तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे नोट कर लीजिए। मैक्सिमम टॉर्क के लिए डाइपोल की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। इसको नोट करो फटाफट, केस 2 करवा दो। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है, टॉर्क जीरो कंडीशन। टॉर्क जीरो कंडीशन, टॉर्क जीरो कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जब पीई साइन थीटा हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये कब हो सकता है, जब साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। दोनों ही केस में आपका क्या होगा, टॉर्क जीरो आएगा। इसका मतलब ये दोनों केस कैसे हो सकते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों केस ले लेते हैं। ठीक, और दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका मान लीजिए डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू। तो ये जो कंडीशन है फिलहाल अभी, ये जीरो की कंडीशन है। ये इसमें क्या है, थीटा इक्वल टू जीरो। और अगर हम डाइपोल को ऐसे रख दें, ध्यान से समझिएगा, ये सब चीज छोटी छोटी है। यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू कर दें और यहाँ हम माइनस क्यू कर दें ऐसे, ये माइनस क्यू कर दें, तो ये वाली कंडीशन 180 डिग्री की है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री की। तो दोनों ही कंडीशन में आपका ये टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों ही कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन कैसी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई तो इसमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जो ये वाली कंडीशन है ये बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे है वो मैं अभी बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गई दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम देखिए क्यों स्टेबल है और क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, इस पहले वाले केस में ध्यान समझिएगा, अगर पहले वाले केस में हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया इसको, तो आप देखोगे कि इस पे जो फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो इसमें हल्का सा ही मोशन होगा और ये तुरंत अपनी कंडीशन पे आ जाएगा, यानी कि ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इधर हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, बात को पूरी समझना, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी अगर यहाँ डिस्टर्ब कर दिया, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ प्लस है और इधर माइनस है, तो ये प्लस वाला इस माइनस को खींचेगा और ये प्लस वाला ये वाला माइनस इसको इधर खींचेगा, तो ये पूरा राउंड लेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कुलर राउंड लेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इसीलिए इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है और इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें राउंड लेके नहीं आएगा, इसमें तो इस वाले केस में तो सीधा का सीधा क्या होगा, वहीं के वहीं आ जाएगा, लेकिन इसमें पूरा राउंड लेके वहीं आएगा। इसलिए इसे अनस्टेबल बोला जाता है सेकंड को, पहले वाले को स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन दोनों ही केस में टॉर्क हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट आपको? अभी का आकांक्षा कोई डाउट? No, sir. नोट कर लीजिए।